बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम व्यूवर्स, मेरा नाम डॉक्टर साजिद महमूद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हम एक फ़ार्म पे आए हैं। बेसिकली एक एलडीए का केस था जो कि ऑपरेट करने आए हैं। ये फ़ार्म जो है मेलसी की साइड पे है। तो एलडीए की एक मैंने वीडियो डाली है, वो इंशाल्लाह आपको सेपरेट वीडियो में अपलोड कर देंगे, वो आप देख लीजिएगा। बट इस वीडियो का मकसद जस्ट फार्म का ओवरव्यू लेना है, और जो कि जैसे कि हम पिछली वीडियोस भी बनाते हैं कि फार्म की ओवरव्यू में ये बताते हैं कि कौन सी चीज़ें इनकी जो बेस्ट हैं और कौन सी चीज़ें जो है वह इम्प्रूव हो सकती हैं, जो कि डेफिनेटली फार्म को प्रोग्रेसिव बनाने में बेहतरीन रोल करेंगी। तो मेरे साथ यहाँ पे जो डॉक्टर साहब देख रहे हैं फार्म को, इनका इंट्रोडक्शन आपसे लेते हैं। डॉक्टर साहब अपना ज़रा इंट्रोडक्शन कराइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद वसीम असलम। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर सर साजिद महमूद ताहिर साहब। मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है, इसमें 2 साल का एचआरएम डेयरी का है और 1 साल का है तुफ़ैल एंड नज़ीर सन्स डेयरी फार्म सियालकोट। और अभी मुझे ये चौथा साल है, तो चौथे साल में ये है नवाज़ डेयरी फार्म मेलसी। तो इधर मुझे 2 मंथ हो गए हैं। इधर का जो हर्ड है ये 84 एनिमल हैं टोटल। इनमें 20 एनिमल हैं जो मिल्किंग पे हैं और बाकी 40 जानवर हैं जो ड्राई प्रेगनेंट पे खड़े हैं, और साथ 20 जानवर हैं, 20 वो हीफरे हैं, वो नॉन प्रेगनेंट हैं। अभी वो एआई के लिए बिल्कुल रेडी हैं। 10 से 12 काफ हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सेटअप है, ज़बरदस्त। मज़ीद देखते हैं आगे, इंशाल्लाह मेहनत करते हैं, फ़ायदा होगा। तो डॉक्टर साहब का आपने इंट्रोडक्शन जो है वो उन्होंने करवा दिया है। तो बेसिकली इस फार्म पे जो आपको हार्ड साइज़ भी उन्होंने बता दिया है और अपना एक्सपीरियंस भी बता दिया है। तो इस फार्म पे जो बेसिकली मैंने चीज़ें जो ऑब्ज़र्व की हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। कौन सी चीज़ें बेस्ट हैं और कौन सी चीज़ें जो है इम्प्रूव हो सकती हैं। डेफिनेटली डॉक्टर साहब से भी डिस्कशन हुई है। हर बंदे का जो अपना भी ओवरव्यू होता है, बट हमारी कोशिश होती है कि हम जहाँ पे जाएं कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं वो उनसे डिस्कस की जाए। फार्म पे जो बेसिकली सबसे अच्छी चीज़ है ये है कि ये फार्म का जो शेड है, ये आप देख रहे हैं आपके सामने, ये एलिवेटेड है ज़मीन से, जो तकरीबन है 7-10 फुट की ऊंचा है। तो वो इस ऊंचाई का जो बेस्ट फ़ायदा वो ये है, एक तो यहाँ पे वेंटिलेशन जो है वो प्रॉपर हो रही है। अभी फैंस नहीं चल रहे और ये अभी जो है आपका अगस्त का महीना चल रहा है, तो वेंटिलेशन बहुत ज़बरदस्त है। आप देख रहे हैं कि मुझे कोई मतलब पसीना नहीं आ रहा और एनिमल भी कंफर्टेबल हैं, कोई ओपन माउथ ब्रीदिंग नहीं कर रहा। सब एनिमल जो हैं वो अपने कंफर्टेबल जोन में हैं। शावर्स चल रहे हैं, वो भी थोड़े बहुत चल रहे हैं, बट जो वेंटिलेशन है वो बहुत ज़बरदस्त है। और उसका जो रीज़न है वो यही है कि ये शेड जो है वो ज़मीन से दूसरी ज़मीन से तकरीबन 7-8 फुट जो है वो ऊंचा है। जब भी आप न्यू शेड बनाते हैं तो कोशिश करें कि उसकी जो स्ट्रक्चर है या बेस है वो आप जो है वो दूसरी ज़मीन से कम कोशिश करें 5-6 फुट ऊपर उठा दें, ताकि जो वेंटिलेशन है, हवा का क्रॉस है, वो बेहतरीन हो यहाँ पे। दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको पता है कि ये शेड है जो वो हर साल जो है वो कुछ डाउन होता है। तो अगर आप लेवल पे बनाएंगे शेड तो हो सकता है 4-5 साल बाद आपका शेड जो है वो साइड वाली ज़मीन से जो है वो नीचे हो जाए, और जिसकी वजह से आपको पानी निकालने के मसाइल जो हैं वो भी देखना पड़ेंगे, और दूसरा साफ ज़ाहिर है उसकी वेंटिलेशन जो है वो भी प्रॉपर नहीं होगी। तो ये एक जो थी पॉजिटिव थिंग थी जो इस फार्म पे मैंने ऑब्ज़र्व की है। बाकी आप देख रहे हैं ओवरऑल जो फार्म है, आप देख लें प्रॉपर फैंस लगे हुए हैं, शावर्स लगे हुए हैं, और जो मतलब मॉडर्न शेड का स्ट्रक्चर है वो डेफिनेटली यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। बेस्ट थिंग थी यहाँ की। बाकी जो इस फार्म का पॉजिटिव थिंग है वो ये है कि इनकी लैंड अपनी है, ये साइलेज वगैरह अपना खुद बनाते हैं। इसकी वजह से इनकी जो फीड प्राइसेस हैं वो जो हैं वो काफ़ी कंट्रोल हैं। जो डेफिनेटली अभी फीड प्राइसेस हाई हुई हैं उसकी वजह से इस फार्म पे जो है वो मिनिमम डैमेज हुआ है, जो कि नॉर्मल दूसरे फार्म पे ज़्यादा डैमेज कर रही है और परेशान कर रही है फार्मर्स को। तो ये बेस्ट थिंग है। तो हम जाते हैं एनिमल्स की तरफ। तो एनिमल्स जो हैं वो मैंने सारा तकरीबन हर्ड जो है वो ओवरव्यू किया है। एनिमल्स इनके मोस्टली जो हैं वो आप कह लें कि क्रॉस हैं, तो उसकी वजह से जो इनकी वेट प्रोडक्शन है या एवरेज प्रोडक्शन है वो बहुत काफ़ी जो है वो नीचे है। तकरीबन ये 16-17 लीटर जो है वो मिल्क ले रहे हैं एवरेज। अब उसकी जो पीछे मैंने जब इनसे फ़ीड पूछी है डॉक्टर साहब से, तो फ़ीड भी इनकी जो है वो लो है। उसमें अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो ये 4 केजी तकरीबन मकई डाल रहे हैं, 2 केजी जो है वो चोकर डाल रहे हैं, और 2 केजी है सरसों का बीज डाल रहे हैं। अब इस फीड में जो सबसे जो ज़्यादा आप समझ लें कि नुकसान वाली चीज़ें इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, तो वो ये है कि जब आप सरसों का बीज डालते हैं जानवर को, तो वो सरसों का बीज जो है जब आप मशीन में ग्राइंड करते हैं उसको, तो एक तो क्योंकि उसका साइज़ छोटा होता है और वो जाली से निकल जाता है और वो ग्राइंड नहीं होता।
जबकि हम समझ रहे होते हैं कि वो ग्राइंड होगा। तो एक तो वो ग्राइंड नहीं होता, दूसरा जब एनिमल उसको इनटेक करता है तो वो एज सच जो है वो डाइजेस्ट हुए बगैर जो है आपके जानवर जो है वो गोबर में निकाल देता है। तो वो टोटली आप वेस्ट कर रहे हैं इतनी जो इन्वेस्टमेंट डाल के कि 2 kg आप सरसों डाल रहे हैं, बट वो एनिमल को लग ही नहीं रहा। और दूसरी हम इस फीड को अगर प्रॉपर देखें तो आप देख लेंगे इसमें एनर्जी सोर्स सारे हैं बट प्रोटीन सोर्स है ही नहीं इसमें। तो एक तो ये रीज़न है, मे बी इनके एनिमल्स में पोटेंशियल हो दूध देने का, बट जो फीड है वो उनको मैच ही नहीं कर रहे, जस्ट एनर्जी सोर्स दे रहे हैं। और आई थिंक सो वो भी जो एनिमल की रिक्वायरमेंट्स पे है 16 लीटर पे तो वो जस्टिफाई हो रहा है, बट अगर ये एनिमल 25-30 लीटर दें तो उस पर ये जस्टिफाई नहीं हो सकता। एनिमल्स इनमें कुछ हैं जो अच्छे हैं, जो प्रोडक्शन को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, लाइक ये इम्पोर्टेड एनिमल्स 25-26 इन्होंने लिए थे, बाकी ये क्रॉस में है तो वो इम्प्रूव हो सकता है। बट डेफिनेटली यहाँ पे जो फीड का प्लान है वो इम्प्रूव हो सकता है। तो डेफिनेटली डॉक्टर साहब फीड को नहीं देख रहे, इनके कंसल्टेंट हैं वो फीड इनको दे रहे हैं, और जो मैंने चीज़ ऑब्ज़र्व की है वो आपके साथ जस्ट शेयर किया। तो जब भी आप एनिमल को फीड डालें तो कोशिश करें उसकी प्रोटीन और एनर्जी जो है वो पूरी दें उसको, और प्रॉपर किसी जो है न्यूट्रिशनिस्ट से फीड फार्मूलेट कराएं ताकि वो सस्ती भी हो और एनिमल की रिक्वायरमेंट को पूरा करे, ताकि आपकी प्रोडक्शन जो है वो एनिमल की डिस्टर्ब ना हो। दूसरे नंबर पे ये आप इस साइड पे देख रहे हैं, ये इनकी ओपन हीफर्स हैं, और ये हीफर्स जो हैं वो बॉडी वेट के लिहाज से पूरी हो चुकी हैं, हाइट के हिसाब से पूरी हो चुकी हैं। बट डेफिनेटली डॉक्टर साहब ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया और वो इस प्लान पे जा रहे हैं कि इनको प्रोटोकॉल लगा के वो प्रेग्नेंट करें। बट ये देखिए आप यहाँ पे आपको पता होता है कि अगर आपके हीफर्स हैं वो जितनी लेट होंगी प्रेग्नेंट, उतना आपके लिए वो जो फार्म पे है नुकसान का बायस बनेगी। अब ये हीफर्स वेट और हाइट के लिहाज से बेहतरीन है, बट स्टिल इन हीफर्स की अभी तक कोई एआई नहीं हुई। तो ये डेफिनेटली अब पिछले डॉक्टर कहा था कि उसने क्यों नहीं की, तो एक रीज़न वो बता रहे हैं डॉक्टर साहब के ऑनर से मेरी डिस्कशन हुई है और वो कह रहे हैं कि अभी गर्मी है तो गर्मी की वजह से हमने इनको इंसेमिनेट नहीं किया। बट आप एक चीज़ यहाँ पे जो है वो अंडरस्टूड कर लें कि जो हीफर्स होती हैं, हीफर्स को जो है वो गर्मी से इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होता, क्योंकि वो प्रोडक्शन पे नहीं होता, जस्ट वो आपकी जो है वो रिप्रोडक्शन को लेके चल रहा होता है। तो इनमें इतना इशू नहीं होता गर्मी का कि हम गर्मी में इनको इंसेमिनेट ना करें कि ये प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो डेफिनेटली इन पे जो इंसेमिनेशन थी वो होनी चाहिए थी, और इनमें अभी अगर होती तो काफ़ी सारे एनिमल्स जो थे वो प्रेग्नेंट होते। तो ये एक है कि यहाँ पे जब भी आपकी हीफर्स जो हैं वो तैयार हो जाएं बॉडी वेट के लिहाज से, हाइट के लिहाज से, तो कोशिश करें उनको जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट करें, जो कि हर फार्म का जो है वो ये रूल होता है। बट यहाँ पे ये चीज़ है कि इनकी जो इंसेमिनेशन जो है अभी तक नहीं हुई। तो डॉक्टर साहब से मेरी डिस्कशन हुई है, वो डेफिनेटली इसको आप प्रोटोकॉल पे जाएंगे और जल्दी से जल्दी इनको प्रेग्नेंट करेंगे। सेकंड नंबर पे हमने जब काफ विज़िट किए, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो काफ्स में भी जो मैनेजमेंट है वो इतनी अच्छी नहीं है, इनमें भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है इम्प्रूव हो सकती हैं। एक तो ये है कि इनकी आप फीड देखें तो फीड में भी यहाँ पे भी फीड में डेफिशिएंसी आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे तूड़ी है जो कि तकरीबन 50% तूड़ी है, और जो 50% है वो साइलेज है। तो और दूसरा आप देखें तो यहाँ पे आपको डिफरेंट हाइट की और वेट के जो हीफर्स हैं वो नज़र आ रही हैं। तो जब आप अपने काव्स में या हीफर्स में जो है वो सेपरेशन नहीं करते, कि बैज नहीं बनाते और उनको उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फीड नहीं डालते, तो आप डेफिनेटली जो है अपनी हीफर्स की जो ग्रोथ है उनको कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो नॉर्मली मैंने जैसे अपने कुछ वीडियोस लगाई हैं जहाँ पे हम आपको डिफरेंट एज पे डिफरेंट फीड के साथ प्लान बताते हैं। तो नॉर्मली जैसे होता है 3 मंथ तक हम एक फीड देते हैं, 3 से 6 मंथ तक एक फीड देते हैं, 6 से 9 तक एक फीड देते हैं, और देन एनिमल प्रेग्नेंट होने के बाद हम फीड जो है वो चेंज कर देते होते हैं। तो हम उसको एज के हिसाब से उसकी फीड्स जो हैं वो चेंज करते हैं ताकि हम जो है ऑप्टिमम एनिमल की ग्रोथ ले सकें और ऑप्टिमम चांसेस हैं कि मिनिमम एज में हम उसको प्रेग्नेंट कर सकें। बट यहाँ पे आप देखें डिफरेंट एज और वेट के आपको मिल रहे हैं, तो फीड जबकि इनकी सेम है। अब जो इनमें छोटा है हीफर है वो डेफिनेटली यहाँ पे अपनी ग्रोथ को कंप्रोमाइज़ करेगी, बड़ा एनिमल जो है, बड़ी हीफर जो है वो अपनी ग्रोथ को जो है वो मेंटेन कर लेगी। तो आपने हीफर्स के सेक्शन में ये ज़रूर ख्याल रखना है कि जो उसकी रिक्वायरमेंट है और जो आपका टारगेट है, आप 11 महीने में 12 महीने में उसको प्रेग्नेंट करना चाह रहे हैं, तो आप उसकी ग्रोथ जो है उसी प्लान के हिसाब से लेके चलें। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी फीड के काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं इन हीफर्स में, जो कि बाद में डिस्टर्ब भी करेंगे इस हिसाब से। जी, तो ये इनके काव्स का ग्रुप है। तो काव्स में आप देख रहे हैं कि इनके पास तकरीबन जो है अभी
जो 10 के राउंड अबाउट काव्स हैं। तो डॉक्टर साहब एक चीज़ मैं पूछना आपसे भूल गया कि आपका इनको अभी टैक्स भी नहीं लगे और इनका रिकॉर्ड आप किस तरह मेंटेन कर रहे हैं, तो इस पर थोड़ा सा बताइए। और किस कंपनी का सीमन यूज़ कर रहे हैं या सीमन प्लानिंग में आपकी क्या है? सर अभी मुझे इस डेयरी फार्म पे 2 मंथ हुए हैं, तो पहले इधर कोई रिकॉर्ड नहीं था। अब मैं कोशिश करता हूँ और मेहनत के साथ इनका रिकॉर्ड रखता हूँ, हर जानवर का क्या क्या वो कितना उसमें लैक्टेशन पीरियड है, कौन सा कितना दूध दे रहा है, क्या उसकी सिचुएशन है। तो इधर कोई रिकॉर्ड नहीं था कि किस जानवर को कौन सा सीमन कौन सी डोज रखी है। तो अभी मैं इंशाल्लाह इसके बाद इस पे फोकस करता हूँ। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, तो ये आपको पता है कि एक फार्म पे बहुत बड़ा जो रोल है आपका वो होना चाहिए कि आपकी जो रिकॉर्ड कीपिंग है उसी की बेस पे आपका फार्म जो है वो चल सकता है। आपको रिकॉर्ड पे पता होता है कि कौन सा एनिमल जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है, वो जो मेरे लिए फ़ायदा मंद है, कौन सा एनिमल जो है उसकी प्रोडक्शन ठीक नहीं है और वो मुझे नुकसान कर रहा है, तो उसकी बेस के आप अपनी कलिंग करते होते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इस फार्म पे जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि यहाँ पे जो रिकॉर्ड कीपिंग है वो 0% है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो जब आपके फार्म पे रिकॉर्ड्स नहीं होगा तो आप जो है वो अपने फार्म का एनालिसिस जो है वो नहीं कर सकते, ना ही कोई बाहर से बंदा आके आपको एनालिसिस बता सकता है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है कि आप अपने फार्म पे जो है रिकॉर्ड प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग करें। अभी तो सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं और अगर आप सॉफ्टवेयर को अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैनुअल आप अपना रिकॉर्ड कीपिंग लाजमी करें। दूसरे नंबर पे काव्स देखें, काव्स माशाल्लाह जो है इनकी ग्रोथ बड़ी ज़बरदस्त है। ये जो हैं वो तकरीबन 15-20 दिन के हैं, बट आप देख रहे हैं वेट में जो हैं वो डेफिनेटली ये 50-60 kg के हैं और जो बर्थ वेट है डेफिनेटली वो भी इनका अच्छा होगा। तो यहाँ से जो चीज़ आपको मिलती है वो ये है कि इनके काव्स की जो ग्रोथ है वो 3 महीने तक तो ज़बरदस्त जा रही है, बट 3 महीने के बाद जैसे ये मिल्क उसको बंद करते हैं तो डेफिनेटली उसकी न्यूट्रिशन जो है वो इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है, जो उसको नहीं मिलती और उसकी ग्रोथ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको पहले इनके हिफर्स का बैच दिखाया है। तो एक तो ये है फीड का, आपको बताया कि आपने प्रॉपर ग्रोथ लेनी है तो फीड्स पे लाजमी फोकस करें। सेकंड नंबर पे एक जो यहाँ पे चीज़ इम्प्रूव हो सकती है वो ये है कि केजेस आप देख रहे हैं कि इनके जो हैं वो इन बिटवीन पड़े हुए हैं बड़े जानवरों में और छोटे जानवरों में। अब होता गया कि काव्स की क्योंकि इम्यूनिटी या कुव्वत मुदाफ़त जो होती है वो कम होती है, तो जब आप इनको बड़े जानवरों के साथ रखेंगे तो बड़े जानवर जो होते हैं वो रेजिस्टेंस होते हैं या इम्यून होते हैं डिफरेंट डिजीज़ के अगेंस्ट, बट काव्स जो हैं वो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस या कुव्वत मुदाफ़त नहीं होती उनकी। तो आपके काव्स में मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो मुख्तलिफ डिजीज़ जो हैं वो बड़े जानवरों से ले सकते हैं। तो ये कोशिश करें कि काव्स का आपका पेन जो है वो सेपरेट साइड पे हो, जहाँ पे बड़े जानवरों का आपका जो कॉन्टैक्ट है या एरिया हो वो मिक्स ना हो। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि काव्स आप हमेशा साइड पे रखें और काव्स की जो सफाई है उस पर आपने प्रॉपर ध्यान रखना है और उसकी जो है न्यूट्रिशन, तो तब ही आपके काव्स को, आपको पता है कि सबसे डेलिकेट या नाजुक जो होते हैं वो आपके फार्म पे काव्स होते हैं, इनमें मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है, डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बाकी माशाल्लाह इनके ठीक हैं, केज भी तकरीबन ठीक हैं, बट ये डेफिनेटली इंप्रूव हो सकते थे अगर इनको हम सेपरेट किसी जगह पे मूव करते। बट यहाँ पे क्योंकि एक ही शेड है तो डॉक्टर साहब ने जैसे तैसे करके उसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, तो वो डेफिनेटली वो भी मजबूरी है कि स्पेस जो है वो साइड पे नहीं दी जा सकती, बट कोशिश करें कि आप काव्स का सेपरेट मैनेज। तो अभी हम मिल्किंग ग्रुप में आ गए, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि ये 16-17 लीटर ले लें, लेकिन आप देखें अगर एनिमल्स को फोकस करें तो एनिमल्स में पोटेंशियल है कि ये एनिमल जो हैं वो 30-35 लीटर तक आराम से प्रोडक्शन दे सकते हैं, बट डेफिनेटली इनकी फीड की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। अब ये देखें, ये जो आप फीड को आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको टोटली जो है आप देखें मकई और चोकर और साइलेज नज़र आ रहा है। तो एक तो मिक्सिंग इसकी नहीं प्रॉपर, और दूसरा आप देख रहे हैं कि मक्की और चोकर सिर्फ नज़र है और प्रोटीन सोर्स इसमें है ही नहीं। तो जब आपकी फीड इम्बैलेंस होगी तो डेफिनेटली अब ये खर्चा भी हो रहा है इस फीड पे, लेकिन हम आउटपुट नहीं ले रहे हैं एनिमल से। उसकी रीज़न ये है कि हम इसको बैलेंस फीड नहीं कह सकते क्योंकि इसमें प्रोटीन सोर्स तो है ही नहीं। तो एनर्जी सोर्स दे रहे हैं, एनर्जी सोर्स की बेस पे वो प्रोडक्शन 16-17 लीटर ही दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम टोटली जो है एनिमल की जो प्रोडक्शन है या आप कह सकते हैं एनिमल के जो उसकी कुव्वत है ज़्यादा दूध देने की, हम उसको ज़ाया कर रहे हैं। और जब हम इस तरह करते हैं, बेसिक नुकसान यही करते हैं कि जब फीड फार्मूलेट या फीड पे इंपोर्ट्स नहीं देते तो फिर हम अपने एनिमल्स की आउटपुट ले ही नहीं सकते, जो कि डेफिनेटली फार्म का लॉस का बायस बनती है। बाकी आप देख रहे हैं एनिमल्स माशाल्लाह ठीक हैं। BCS कुछ एनिमल्स का
जो है वो ठीक है, बट ज़्यादातर अगर आप एनिमल्स देखें तो इनका BCS जो है वो प्रॉपर नहीं है। तो उसकी रीज़न भी यही है कि प्रोटीन तो इनको मिल ही नहीं रही, जस्ट एनर्जी मिल रही है, तो उसकी वजह से फीड प्रॉपर इनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही और एनिमल जो हैं वो डे बाय डे जो हैं वो वीक हो रहे हैं। बाकी एक चीज़ और इम्प्रूवमेंट हो सकती है, आप देखें अगर स्टॉल्स में, तो स्टॉल्स में जो है वो मिट्टी ज़्यादा है, सैंड कम है, तो वो डेफिनेटली एरिया के हिसाब से हो सकता है यहाँ पे सैंड ना मिलती हो, बट अगर ये थोड़े से स्टॉल्स और ऊपर होते सैंड में, तो इनमें एनिमल्स में बैठने और उठने में जो है कंफर्टेबल जोन बढ़ जाता। और एनिमल, क्योंकि मिल्किंग एनिमल जो है उसको पता है आपने फीड खा के उसने ज़्यादा देर उसने बैठना होता है, तो अगर स्टॉल्स प्रॉपर मैनेज नहीं होंगे तो एनिमल्स जो हैं वो प्रॉपर रेस्ट नहीं कर पाएंगे, और रेस्ट ना करने की वजह से वो जो है वो अपनी प्रोडक्शन और प्लस हेल्थ को डैमेज कर। और यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है, वो डॉक्टर साहब से भी डेफिनेटली डिस्कशन हुई है कि यहाँ पे जो आप ये मिल्किंग ग्रुप इनका है, बट इसमें अब ये है कि तकरीबन 10 से 15 एनिमल जो हैं वो फ्रेश काव्ड हैं, बट बाकी जो जानवर हैं वो लेट लैक्टेशन में हैं, जो कि 7-8 महीने के प्रेगनेंट हैं, और कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो कि डेफिनेटली पहले डॉक्टर से प्रेगनेंट नहीं हुए थे, और वो एनिमल जो हैं वो 6-7 लीटर दूध दे रहे हैं। तो जब 6-7 लीटर वाला जानवर भी आप उसी फीड पे रखेंगे, फ्रेश एनिमल भी आप उसी फीड पे रखेंगे, तो उससे एवरेज तो डेफिनेटली आपकी डाउन होगी, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा? अब आप देखें पहले स्टॉल में जो गाय बैठी है उसका BCS चेक करें तो वो ओवर उसका BCS है, यानी ज़्यादा मोटी हो गई है, जबकि उसकी इतनी रिक्वायरमेंट, डेफिनेटली ये जानवर जो है वो कम दूध देता होगा, उसको फीड की रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा होगी। और ये वाला आप एनिमल देखें तो उसका बटर देखें, बेहतरीन एनिमल है, बट ये फ्रेश काव्ड है और अपना BCS जो है वो डे बाई डे जो ये ड्रॉप कर रहा है। साथ ही सिमिलरली ये एनिमल खड़ा है तो इसको भी आप देखें, इसका BCS जो है वो ड्रॉप हो चुका है। तो जब आप इनमें सेपरेशन नहीं करेंगे अपने मिल्किंग एनिमल्स में, प्रोडक्शन वाले एनिमल्स में, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि कुछ एनिमल आपके बहुत मोटे होना शुरू हो जाएंगे, कुछ एनिमल जो हैं वो आपके जो ज़्यादा दूध देने वाले हैं वो अपनी बॉडी कंडीशन जो है वो डे बाई डे लूज़ करते जाएंगे। तो जब आप इस तरह की ग्रुपिंग नहीं करते कि जिस एनिमल को जो फीड रिक्वायर्ड है आप उसको उसके लिहाज से देंगे, तो आप कभी भी अपने हर्ड को जो है वो मैनेज नहीं कर पाते। अनइवन आपकी समय BCS होता है, और साथ ये भी होता है कि आपकी जो लॉस है, या आप कह सकते हैं वेट प्रोडक्शन है, वो भी कम होती है, एवरेज प्रोडक्शन। तो ये एक बहुत बड़ा जो है आप कह सकते हैं पॉइंट है कि प्रोडक्शन वाले एनिमल्स में कम से कम 3 ग्रुप्स जो हैं वो बनाएं, एक फ्रेश एनिमल्स का जो कि हाई प्रोड्यूसिंग वाले एनिमल्स होते हैं, और एक मिड लैक्टेशन में, और तीसरा जो है वो लेट लैक्टेशन में। तो जब आप इस तरह की सेपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली आपके एनिमल्स जो हैं वो प्रॉपर आउटपुट देंगे, और आप अपने जो है वो फार्म पे जो सिस्टम को है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज करके प्रॉफिटेबल सिस्टम को बना सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी, इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कशन हुई है। आई होप कि इसमें आपको काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिलेंगी, और उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको आपके नॉलेज में इजाफा और ताकि आप अपने सिस्टम को इम्प्रूव करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। मेरी कोशिश होती है कि जिस फार्म पे भी मैं जाता हूँ उसका ओवरव्यू लेके आपके साथ शेयर किया जाए, ताकि आप भी उससे सीख सकें, और जिस फार्म पे हम जाते हैं तो हमारी भी कोशिश यही होती है कि उस पर जो चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं वो कम से कम इम्प्रूव हो जाएँ। तो डेफिनेटली हर फार्म पे एक वेट होता है, डॉक्टर होता है, वो अच्छे तरीके से फार्म को चला रहा होता है, बट वो किसी और एंगल से फार्म को देख रहा है। जब दूसरा बंदा आता है तो वो एक और एंगल से देखता है, तो जब दोनों चीज़ें पॉजिटिव वे में जाती हैं तो उसका आउटपुट जो है वो बेटर निकलता है। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको उस टाइमली पहुँचती रहें। शुक्रिया।